2 अक्टूबर का वाकया है। शाम 4 बज रहे थे और मैं दफ्तर में बैठा हुआ था। एक प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग कर रहा था। बिडिंग होती है कि जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने लगता है तो उसके लिए जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं काम करने के लिए, वो ड्राइंग्स देखकर अपना अपना एस्टिमेट बताते हैं कि मैं ये काम इतने में करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये काम इतने में करने के लिए तैयार हूँ। समझ ले जैसे एक बिल्डिंग बननी है तो जो क्लाइंट है वो कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहा है कि किससे मैं ये बिल्डिंग बनवाऊं। तो वो नशर करता है कि ये बिल्डिंग बनने वाली है, ये इसकी ड्राइंग्स हैं, ये इसका स्कोप ऑफ वर्क है, तो जो इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बिड करें। तो मैं अपनी कंपनी के साथ एस्टिमेटर हूं, तो मैं बिड तैयार कर रहा था। बिड तैयार हो चुकी थी और मैंने सबमिट कर दी थी। दफ्तर में बैठे करीब ही क्रिस को मैंने कहा कि मैंने बिड सबमिट कर दी है, अगर कल तक कोई जवाब ना आए तो परसों क्लाइंट के साथ फॉलो अप करना, ताकि पता चले कि हमारा नंबर अच्छा है, या अगर वो कहता है थोड़ा कम करो तो उसमें हम फिर देखेंगे क्या कमी बेशी हम कर सकते हैं ताकि हम ये प्रोजेक्ट विन कर लें। तो मैंने क्रिस को आवाज लगाई, उसको मैं कह रहा था कि परसों तक फॉलो अप करना। मैंने गौर किया मेरी आवाज ठीक से निकल नहीं रही। मैंने फिर से कोशिश की लेकिन दबी सी आवाज निकल रही थी। क्रिस कहता है खैर आपका गला ठीक है, अंग्रेजी में उसने पूछा। मैंने कहा हाँ इट्स ओके, लेकिन मैं सोच रहा था शायद अभी क्योंकि इस बार सर्दी जल्दी आ रही है तो मेरा गला शायद ठीक नहीं है। होता है ना कि जब गर्मी सर्दी में चेंज हो रही होती है तो खांसी, नजला, जुकाम, हल्का सा बुखार वगैरह होता है। लेकिन घर जाकर मैंने जब टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर तो नहीं था। बीवी ने कहा कि फिलहाल ये आप विक्स वगैरह खा लें, देखें इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो वक्ती आराम आया, लेकिन मैंने देखा कि 2 हफ्ते गुजर गए थे लेकिन अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपका टेस्ट होगा, तो मैंने टेस्ट वगैरह करवाए। 2 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट थी। सुबह सुबह का वक्त था, मेरे हाथ में कॉफी का मग था। कैलगरी से इनका ताल्लुक है। अब्दुल कयूम साहब का वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं कि अपने कप में मैं ब्लैक कॉफी भर के सुबह सुबह अकेले ही गया, दफ्तर के रास्ते में था क्लिनिक, तो मैंने सोचा कि वापसी पर रिपोर्ट्स लेता हूँ अपने साथ। गया अंदर, तो जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स का रिजल्ट सुनाया तो कॉफी का मग मेरे हाथ से छूट गया, फर्श पर वो धड़ाम से गिरा और उसका ढक्कन खुल गया और कॉफी स्पिल हो गई। कांपते हाथों के साथ मैंने डॉक्टर की तरफ देखा। मैंने कहा आई एम वेरी वेरी सॉरी। डॉक्टर कहता है इट्स कम्प्लीटली ओके अब्दुल कयूम, इट हैपेंस। जब इस तरह होता है तो मैं समझ सकता हूँ कि लोग हवास बाख्ता हो जाते हैं। इट्स कम्प्लीटली फाइन, विल टेक केयर ऑफ दिस। मैंने पूछा ऐसा क्या था? कहते हैं कि जिसको मैं हल्की सी गले की खराश समझ रहा था और मौसम के तब्दील होने के साथ मेरी सेहत के ऊपर हल्का फुल्का असर समझ रहा था, वो दरअसल मेरे गले का कैंसर निकला, स्टेज 1। स्टेज 1 जिनको समझ नहीं है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। I'll just briefly touch upon this और मैं फिर आपको पूरा इसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। स्टेज 1 का मतलब है कि अभी वो बिल्कुल नेसेंट स्टेजेस में था, शुरू हो रहा था कैंसर, और अगर अच्छा ट्रीटमेंट करवाया जाए तो ब्राइट चांसेस हैं कि शुरू में ही उसकी ग्रोथ को कर्ब किया जा सकता है, उसको मजीद बढ़ने से रोका जा सकता है। तो नाजरीन, आज की कहानी है अब्दुल कयूम साहब की, जो कैलगरी से हैं और 3 साल पहले कनाडा आए थे ऑन अ परमानेंट रेजिडेंट वीजा। और बताते हैं कि इस वाक़े ने इनकी जिंदगी पर इतना गहरा असर छोड़ा है कि इनका पूरा सोचने समझने का तरीका ही बदल दिया है, और जिंदगी के बारे में जो इनका आउटलुक था, जो पर्सपेक्टिव था दुनिया को लेकर, वही बदल कर रह गया है। क्या था, क्या हो गया है और अब आगे वो क्या देखते हैं, और इस रिसेंटली डिस्कवर्ड जो इनके अंदर एक बीमारी पल रही है उसके बारे में इन्होंने क्या किया है, वो आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो होने वाली है
اور جیسا میں نے کہا کہ اب میں نے ویڈیوز کا ایسا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ ہر ویڈیو سے کسی نہ کسی کو کوئی مثبت پیغام ملے، معاشرے میں ایک پازیٹیو میسج پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی جائے، ایک مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے، اور آپ کے اور اس سے بھی بڑھ کر میرے اپنے لیے ایک لرننگ ہو اور ریئلائزیشن ہو، ریفلیکشن ہو. تو اسی سلسلے کی ایک ویڈیو ہے. سب سے پہلے اس کو ایک تھمز اپ دے دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال ظفر کینیڈا سے. تو ناظرین، عبدالقیوم صاحب بتاتے ہیں کہ 3 سال پہلے جب میں کینیڈا آیا، میں آیا تھا دبئی سے. میں بہت پروگریسو مائنڈڈ بندہ ہوں اور ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ اچیو کرنے کی، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی. اپنے ساتھ کے لوگوں کو میں وہاں دبئی میں بھی دیکھتا تھا، اور کینیڈا جب آیا تو یہاں پر بھی میں پہلے سے دیکھ رہا تھا جو یوٹیوبرز، ولاگرز وغیرہ کیسے کینیڈا آتے ساتھ انہوں نے گھر لے لیے اور اچھی جاب مل گئی. تو کہتے ہیں کہ میری بیوی بھی کام کرتی ہیں، شی از اے سافٹ ویئر انجینئر، اور یہ خود کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہے ایز این ایسٹیمیٹر. کہتے ہیں کہ دونوں دیکھتے تھے کہ ہمارے ایج گروپ کے جو لوگ ہیں ان کے پاس کتنا پیسہ ہے اور انہوں نے کینیڈا میں کیا کیا اچیو کر لیا ہے. مطلب ہمارے ساتھ جو لوگ لینڈ ہوئے تھے 3 سال پہلے، ان میں سے کتنوں کے پاس گھر ہیں، کتنوں کے پاس کس قسم کی گاڑی ہے، کون کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے، اور کس کے بچے پرائیویٹ سکولز میں ہیں، کس کے پبلک سکولز میں ہیں، کون کتنی دفعہ انڈیا جاتا ہے، پاکستان جاتا ہے، دنیا بھر میں جاتا ہے. اور میں ہر سال کی اچیومنٹس کو پچھلے سال سے کمپیئر کرتا تھا، اور جس سال مجھے لگتا تھا کہ میں زندگی میں وہیں کھڑا ہوا ہوں یا میں نے کچھ خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا اپنی ویلتھ میں، تو میں ناکام محسوس کرتا تھا اور میں مزید ڈپریشن میں جاتا جا رہا تھا. عبدالقیوم صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ اپنی بیوی کو بتایا تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی. ایک ہفتہ تو ہم لوگ بالکل گمسم ہو گئے اور ہوش ہی نہیں رہی کہ زندگی میں کیا چل رہا ہے، کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل حواس باختہ ہو کر رہ گئے. سمجھ ہی نہ آئے کہ اس مسئلے کو اگر ہم سلجھانے کی کوشش کریں تو اس کا سرا کہاں سے پکڑیں، کیا کریں کہ اس مصیبت سے جان چھٹے. یہ اگر بر وقت ٹریٹ نہیں ہوتا تو کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، ٹیومر کتنا بڑا ہو سکتا ہے، کیا یہ جان لیوا ہو سکتا ہے. میرے پاس کتنے سال ہیں مزید جینے کے لیے، کتنا وقت ہے، کیا کینیڈا میں رہتے ہوئے اس کا بر وقت مؤثر علاج ہو سکے گا، کیا یہ ہیلتھ کارڈ پر ہو جائے گا یا اس کے لیے ہمیں خود سے بھی کچھ فنڈز ارینج کرنے ہوں گے. ان سارے مشکل سوالات نے ہمیں گھیر لیا. جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اللہ سے دعا مانگی، اس کے بعد سکون آیا اور ہم نے سوچا انشاءاللہ اس مسئلے کا بھی کوئی حل نکلے گا. برا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا. اگر زندگی میں یہاں تک آئے ہیں تو اس سے آگے بھی جائیں گے، یہ وقت بھی بدل جائے گا. لیکن اس سانے نے ہمیں اندر سے بدل کر رکھ دیا ہے. I have dropped out of competition. اب میرا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر محسوس کرتا ہوں، میں نے دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. اب میں کسی اپنے دوست کو، کسی جاننے والے کو، کسی ہم عمر کو پوائنٹ آف ریفرنس رکھ کے اپنی زندگی کو اسیس نہیں کرتا. عبدالقیوم کہتے ہیں کہ اس واقعے نے میری زندگی پر بہت ہی گہرا اثر ڈالا ہے. میں وہ بندہ جو ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ فلاں سے میں پیچھے رہ گیا ہوں، میرا فلاں دوست دوسرا گھر لے رہا ہے، فلاں کو اتنی پے اسکیل کی جاب مل گئی ہے، اب مجھے اپنی پڑ گئی ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ کسی طریقے سے اس بیماری سے میں نجات حاصل کروں. کیا ہو کہ یہ جو میرے اندر چھوٹا سا ٹیومر بن رہا ہے یہ پھیلنے سے رک جائے. مجھے اپنی صحت کی پڑ گئی ہے. ایسی چیز کے بارے میں اب میں سوچ رہا ہوں جس کو میں کبھی خاطر میں ہی نہیں لایا تھا. مجھے لگتا تھا میں ہمیشہ اسی طریقے سے تندرست اور صحت مند رہنے والا ہوں. میرے اور میری بیوی کے بیچ ہونے والی وہ ڈسکشنز کہ ہمیں فلاں نیبرہڈ میں جا کر گھروں کا وزٹ کرنا چاہیے، ہمیں ایسے کنیکشنز بنانے چاہیے، یا جتنی ہمارے پاس فی الحال انویسٹمنٹ جمع ہو چکی ہے اس کے ساتھ کون سا بزنس شروع کیا جا سکتا ہے، سے ایسے تبدیل ہو گئی ہے کہ اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اپنے کھانے پینے میں کیا چینجز لائی جائیں کہ اس بیماری کو مزید بڑھنے سے روکا جائے، کس طریقے سے اپنا لائف سٹائل کیسے چینج کیا جائے کہ جلد سے جلد اس بیماری سے نجات حاصل ہو سکے. اور یہ بیماری جو مجھے تو ہو چکی ہے، خدا نخواستہ میری بیوی کو نہ ہو جائے.
वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, क्या इसके लिए कीमोथेरेपी लेनी होगी या रेडिएशन थेरेपी से ही काम चल जाएगा, और अगर रेडिएशन थेरेपी लेते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या जो कैंसरस सेल्स हैं उनको खत्म करने के साथ साथ हेल्दी सेल्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्या मेरा गला बंद हो जाएगा, क्या ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं खुल के खा पी सकूंगा, क्या मेरी आवाज नॉर्मल हो जाएगी, और अगर मुझे थ्रोट कैंसर हो गया है इसका मतलब है कि मेरे में ये टेंडेंसी है कि जिसमें कहीं और भी फोड़ा निकल सकता है, कहीं और भी कैंसर हो सकता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इलाज कनाडा से करवाया जाए या कहीं और से करवाया जाए। कहीं और अगर जाना हो तो उसके लिए हमारे पास पैसे हैं या नहीं, उसके लिए हम अपनी जिंदगी को, अपनी जॉब्स को, अपने पूरे लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे, बच्चों का क्या बनेगा, उनको स्कूल से उठाना होगा या मैं अकेले कहीं से जाकर इलाज करवा के आ जाऊं, क्योंकि होता है कि इन ममालिक में इलाज मुआवजे में जरा देर मुतवक्को होती है, पाकिस्तान इंडिया में जल्दी हो जाता है। तो नाउ दे आर काउंटिंग देयर ऑप्शंस, असेसिंग, इवेल्युएटिंग कि किस तरीके से जल्दी मौसर तरीन इलाज करवाया जा सके और इस अपने अंदर पलती हुई मुसीबत से जान छुड़ाई जा सके। अब अब्दुल कयूम साहब कहते हैं कि मुझे वो वक्त याद आता है जब मैं इस बारे में सोचता भी नहीं था कि सेहत भी कोई चीज है। सेहत, तंदुरुस्ती को तो मैं कभी खाते में ही नहीं लाया था। मेरा ख्याल था ये सब ऐसे ही चलता जाना है। बावजूद इसके कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं खुश नहीं रहता था और मुझे लगता है शायद मुझे उसी की सजा मिली है। शायद ये बीमारी भी एक वेकअप कॉल है अल्लाह की तरफ से कि जाग जाओ और पहचानो उन नेमतों को जो मैंने तुम्हें दी हुई हैं, क्योंकि वो भी बहुत लोगों के पास नहीं है। अब मेरी सोच का रवैया ऐसे बदल गया है कि मैं छोटी छोटी चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। 2 हफ्ते से मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि मार्केट में चलते फिरते, गाड़ी चलाते, कभी भी कहीं भी टीवी के ऊपर मेरा कोई हम उम्र मुझे नजर आ जाए तो बजाय इसके कि मैं ये देखूं कि ये कितना अमीर है या इसके पास कितना पैसा है, ये कैसी जगह पर रहता है, मैं ये देख रहा हूं कि इसकी सेहत अच्छी है कि नहीं, ये बंदा बिल्कुल फिट लग रहा है, कितना जबरदस्त बोल रहा है, आवाज बिल्कुल ठीक है। अब मेरा ध्यान इन चीजों के ऊपर जा रहा है। तो अब्दुल कयूम साहब कहते हैं कि वाकई ये मैंने आपकी वीडियो देखी थी 1 हफ्ता पहले जो आपने बनाई थी कि हमारे पास बहुत कुछ है जिसको हम रियलाइज नहीं करते और हम ये समझते हैं कि इन सारी नेमतों के ऊपर हमारा हक था, जबकि दरअसल वो अल्लाह की नेमतें होती है, अल्लाह की नवाजिश होती है और एहसान होता है और उनकी कदर तभी आती है या तो वो सिरे से हो ही ना या अगर होने के बाद वो छिन जाए। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है और मैं दुआ गो हूं कि आपका ये जो कैंसर डिस्कवर हुआ है अल्लाह इससे आपको जल्दी से जल्दी निजात दिलाए। अच्छा है कि नेसेंट स्टेज में ही पहचान हो गई है कि ये मसला है, तो आप कोई सूटेबल ट्रीटमेंट ले सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये मजीद आगे नहीं बढ़ेगा। नाजरीन, अब्दुल कयूम साहब के साथ बात करने के बाद मुझे भी ये रियलाइज हुआ और कंफर्म हुआ कि वाकई सेहत सबसे बड़ी नेमत है। आप चल फिर सकते हैं, भाग सकते हैं, अपनी मर्जी का खा पी सकते हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, आप सिक्योर एंड सेफ महसूस करते हैं अपने आप को, आपके पास एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम भी है। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि आप खाली इन्हीं नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस ये है कि बहुत से लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर करके उन नेमतों का भी शुक्र अदा नहीं करते जो उनके पास होती है और ये नहीं देखते कि किसी और के पास कोई नेमत उनको फ्रंट पर नजर तो आ रही होती है लेकिन बैक एंड पर उनकी जिंदगी में क्या क्या मसाइल चल रहे हैं। इट्स ऑल अ पैकेज। सिर्फ अच्छा नहीं होता किसी की भी जिंदगी में, लेकिन इंसान अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते वक्त सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ्स को देखता है, जिन चैलेंजेस के साथ वो डील कर रहे होते हैं उस तरफ नजर नहीं जाती। ये वाकई दुरुस्त है नाजरीन के द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ इज कंपेयर योरसेल्फ टू अदर पीपल। ये बुरी आदत इंसान को नाशुक्रा बना देती है। तो बहुत जरूरी है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो अल्लाह ने अता फरमाया है उसमें खुश रहना सीखें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी भी लेवल की वेल्थ आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी। मैंने कहा चले ये सबसे अच्छी बात है कि इससे भी आपने कोई पॉजिटिव कंक्लूजन ली है, कोई पॉजिटिव मैसेज लिया है। उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह कि जब आप इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे तो भी दूसरों के साथ कभी मुकाबलाबाजी नहीं करेंगे और अल्लाह ने जो दिया है उसमें खुश रहेंगे और तरक्की की अपने लेवल पर कोशिश करते रहेंगे।
واقعی ناظرین اگر ہم سوچیں تو یہ ایک آئی اوپننگ واقعہ ہے کہ کیسے زندگی میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کی ڈائریکشن بدل کر رکھ دیتی ہے. لیکن میرے خیال میں ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے اور آپ کی اورینٹیشن درست کر دے وہ زحمت نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ اچھا میسج لیا ہوگا, کچھ پازیٹیو سیکھا ہوگا. اسی طرح کی مزید انسپریشنل اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ.